ओके, तो रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म्स के बारे में जानने के बाद अब उसका रेगुलेशन भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिसेप्टर्स रेगुलेट होते हैं। तो रिसेप्टर का रेगुलेशंस में दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है डाउन रेगुलेशन और दूसरा है डिसेंसिटाइजेशंस। अब क्या होता है डाउन रेगुलेशन? डाउन रेगुलेशन मीन्स दोनों में इवेंचुअली होता तो ये है कि रिस्पॉन्स कम होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो इवेंचुअली कम होता है। अभी डाउन रेगुलेशंस में रिस्पॉन्स कैसे कम होता है? जो डाउन रेगुलेशंस में रिस्पॉन्स कम होने की वजह है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके नंबर डिक्रीज होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीजेस। डाउन रेगुलेशंस में क्या होता है? डिक्रीज इज द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के नंबर कम होते हैं। कैसे कम होते हैं? कि जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटरनलाइज हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और वो एंडोसोम्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे लाइसोसोमल से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स के जो नंबर है इवेंचुअली वो कम हो जाते हैं और रिसेप्टर्स के नंबर कम होने की वजह से रिसेप्टर्स का जो रिस्पॉन्स है, इवेंचुअल रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। तो ये तो हम समझ गए हैं डाउन रेगुलेशन की। डाउन रेगुलेशन नंबर कम होता है, अंदर चले जाते हैं, इंटरनलाइज हो जाते हैं और फिर डैमेज होते हैं इसलिए। दूसरा चीज़ जो रिसेप्टर्स का रिस्पॉन्स कम होता है उसके लिए है वो है डिसेंसिटाइजेशंस। यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशंस में रिसेप्टर्स के नंबर कम नहीं होते, लेकिन जो रिसेप्टर्स का हमने जो मैकेनिज्म देखा, उसका सिग्नलिंग पाथवे देखा, उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है। जैसे पहले एक फॉर एन एग्जांपल होता है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन ही ना हो, एगोनिस जुड़ने के बाद यूजुअली रिसेप्टर्स एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, तो शायद वहीं पे कुछ फॉल्ट हो कि रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन ही ना हो। दूसरा चीज़ होता है कि जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ कुछ इंटरफियरेंस हो जाए तो पूरी जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो अटक जाती है। या फिर तीसरा कुछ होता है कि कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स हैं वो आगे सिग्नलिंग की प्रोसेस को रोक देते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ रीजंस कि जो सिग्नलिंग प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं या फिर रिसेप्टर्स एक्टिवेशंस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे फॉल्ट होने की वजह से जो रिस्पॉन्स कम होता है उसे हम बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशंस। और रिसेप्टर्स का नंबर होने की वजह से जो रिस्पॉन्स कम होता है उसे हम बोलते हैं डाउन रेगुलेशंस। सो इवेंचुअली डिक्रीज रिस्पॉन्स जो होता है वो ये दो चीज़ों की वजह से होता है। अभी ये जो रिस्पॉन्स डिक्रीज होता है वो दो टाइप से होते हैं। या तो फटाफट रिस्पॉन्स कम होने लगता है, उसे हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। मीन्स अगर कोई हम ड्रग देते हैं, इनिशियली उसका फुल रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ी टाइम के बाद देने के बाद उसका रिस्पॉन्स कम हुआ, थोड़े टाइम फिर से देने के बाद रिस्पॉन्स कम हुआ। सेम डोज अगर आप देते हो और रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो जाता है क्विक सक्सेशन में ड्रग देने से, तो उसे हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। तो क्विक सक्सेशन में ड्रग देने से रिस्पॉन्स कम होने लगता है, उसे हम टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। और टॉलरेंस क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम, अगर वही ड्रग सेम डोज में अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए देते हो और धीरे धीरे रिस्पॉन्स उसका कम होने लगता है, तो इसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो हमें दो चीज़ पता चली कि ड्रग का रिस्पॉन्स किस टाइप से कम होता है, वो टैकीफाइलैक्सिस या टॉलरेंस, और क्यों कम होता है वो होता है इधर डाउन रेगुलेशन और डिसेंसिटाइजेशन। अभी जैसे ऑपोजिट ऑफ डाउन रेगुलेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन है अप रेगुलेशन होता है और सुपर सेंसिटाइजेशन होता है। तो अप रेगुलेशन जो है डाउन रेगुलेशन का टोटल ऑपोजिट है। डाउन रेगुलेशन में रिसेप्टर्स के नंबर कम होते थे, अप रेगुलेशन में क्या होता है कि रिसेप्टर्स के नंबर जो है बढ़ जाते हैं, देयर विल बी हाई रिसेप्टर नंबर्स, और उससे क्या होता है कि रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। और दूसरा चीज़ जो हमने देखा डिसेंसिटाइजेशन था, तो उसका ऑपोजिट है सुपर सेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में कुछ फॉल्ट होता था रिसेप्टर्स एक्टिवेशन या सिग्नलिंग प्रोसेस के साथ। सुपर सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि सुपर सेंसिटाइजेशन में कई कबार जो नर्व्स होती है वो अगर उसमें फॉल्ट हो जाता है, उसमें कोई डैमेज हो जाता है इवेंचुअली, तो जो वो रिसेप्टर्स होते हैं सरफेस के ऊपर वो बहुत सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यूजुअल रिसेप्टर्स से अगर +1 रिस्पॉन्स क्रिएट होता है तो सुपर सेंसिटिव रिसेप्टर से +5 रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। सो ऐसे रिसेप्टर्स उसका डीनर्वेशंस की वजह से काफ़ी लॉन्गर टाइम्स तक नर्वेशन न रहो हो, उसकी वजह से वो सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब भी फिर उसके ऊपर एगोनिस्ट बाइंड होता है वो रिसेप्टर्स के ऊपर, तो उससे एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और उसे बोलते हैं सुपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसेप्टर्स। सो दो चीज़ हमने देखी, एक साइड पे डाउन रेगुलेशंस और डिसेंसिटाइजेशंस देखा और एक साइड पे अप रेगुलेशंस और सुपर सेंसिटाइजेशंस भी देखा। तो इस टाइप से रिसेप्टर्स का रेगुलेशंस होता है।
अभी एक दूसरी फार्माकोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ड्रग डोज रिस्पॉन्स कर्व। भी ये आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये डोज है और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बताया गया है। जब भी आप दवाई देते हो तो धीरे 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 अगर उसका डोज बढ़ाते हो तो क्या होता है कि उससे रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है। एक टाइम आता है कि जब आप डोज बढ़ाते हो तब इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं बढ़ता है, अभी जो रिस्पॉन्स है प्लेटू फेज पे पहुंच जाता है। तो इससे इस टाइप का जो हाइपरबोला कर्व जो रहता है वो डीआरसी रहता है, नॉर्मल डोज और रिस्पॉन्स कर्व से। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आप ज़्यादा डोज प्लॉट नहीं कर सकते, ये बहुत लिमिटेड डोज के लिए होता है। तो ज़्यादा डोज अगर प्लॉटिंग करना है तो आप लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाइए। तो लॉग डोज का अगर रिस्पॉन्स कर्व हम लेंगे, ये डोज का हम लॉगरिथमिक स्केल लेंगे, तो यहाँ पे जो कर्व है वो हो जाएगा ऐसे सिग्मोइडल शेप में कर्व हो जाएगा। ठीक है, सिग्मोइडल शेप में होने से फ़ायदा क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डोज प्लॉटिंग कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लॉगरिथमिक करते हैं तो वैल्यूज़ कम हो जाती है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा डोज प्लॉटिंग हमें मिलेगा। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे जो मिडल पोर्शन है वो काफ़ी स्टीप मिलेगा, तो जिससे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे डोज और रिस्पॉन्स के प्रति। ठीक है, सो इस टाइप के दो तीन एडवांटेज। और तीसरा एडवांटेज रहता है इस टाइप के लॉक डोज रिस्पॉन्स कर्व से कि हमको दो ड्रग का ऐसा लॉक डोज रिस्पॉन्स कर्व है तो उसको कंपैरिजंस करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो उस टाइप का एडवांटेज लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व से रहता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व ही क्यों, नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स क्यों नहीं, उससे क्या एडवांटेज, तो ये आप बता सकते हैं। दो तीन अब टर्मिनोलॉजी आएंगी जो समझना बहुत ज़रूरी है। पहली तो है ड्रग का पोटेंसी और दूसरी है ड्रग का एफिकेसी। क्या होता है पोटेंसी और क्या होता है एफिकेसी, सेम ही है? नहीं, पहली बात तो सेम नहीं है, अलग अलग चीज़। पोटेंसी मीन्स डोज नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टन रिस्पॉन्स, उसे बोलते हैं पोटेंसी। कि कुछ ड्रग और ये मिनिमम डोज आपको चाहिए कि जिससे आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सको, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंसी। और एफिकेसी किसे बोलते हैं? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, तो उसे हम एफिकेसी बोलते हैं। अब इससे ये फिगर से हम लोग समझते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम राइट साइड पे जाते हैं, ये लॉग डोज रिस्पॉन्स का भी है, राइट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, आपको ड्रग का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है कि कम से कम डोज होता है। तो मीन्स अगर यहाँ पे आप डी ड्रग का चार्ट देखिए और ये सी ड्रग का ग्राफ देखिए, तो डी ड्रग में क्या होता है कि बहुत ही लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है, फिर भी उससे रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है। और सी में आपको यहाँ तक आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू होगा। तो कौन सा ड्रग ज़्यादा पोटेंट है, डी या सी? ऑब्वियसली ड्रग डी इज मोर पोटेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम डोज में रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना लेफ्ट साइड जाएंगे उतना ड्रग की पोटेंसी बढ़ती जाएगी, जितना राइट साइड जाएंगे ड्रग की पोटेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, उसका ऑपोजिट है एफिकेसी। एफिकेसी में अब हाइट से लेना देना है। यहाँ पे ड्रग डी है जो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, तो ड्रग बी और डी का कंपैरिजन करें तो क्या होगा, कौन सा ज़्यादा एफिकेशियस है? तो एफिकेशियस ज़्यादा है ड्रग बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट उसकी ज़्यादा है, तो जिसकी हाइट ज़्यादा है वो ज़्यादा एफिकेशियस हो जाएगा और जिसकी हाइट कम है वो लेस एफिकेशियस हो जाएगा। ठीक है, सो एफिकेसी का लेना देना है हाइट ऑफ डीआरसी के साथ और पोटेंसी का लेना देना है लेफ्ट साइड वो जितना है उसके साथ। अभी आपको पता चल गया होगा, अभी ऐसा आपको कोई भी ग्राफ दे दे कि आपको बोले कि ड्रग ए और ड्रग डी में सबसे ज़्यादा एफिकेशियस कौन है, तो ऑब्वियसली ड्रग ए, क्योंकि उसका हाइट ज़्यादा है, एफिकेशियस ज़्यादा है। ए और डी में पोटेंट कौन सा है, तो ऑब्वियसली ड्रग डी, क्योंकि वो ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है। दोनों में से ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है एफिकेसी और पोटेंसी में से? सो एफिकेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकली। अगर आपको क्लिनिकली जज करना है, अगर क्लिनिकली यूज़ करना है दोनों ड्रग को, तो उसमें से आप हायर एफिकेसी वाली ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो डीआरसी के ऊपर से हमको मिल पाता है, वो होता है स्लोप। ठीक है, सो स्लोप जो होता है वो डिसाइड करता है ड्रग का और उसके डोज का और उसके रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप। तो अगर ये जो स्लोप होता है इफ स्टीप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीप रहता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ये काफ़ी स्टीप है, देख सकते हैं ये ब्लू की कंपैरिजन में ये जो रेड है काफ़ी स्टीप है। तो उससे क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी डोज बढ़ाएंगे
तो रिस्पॉन्स उसके हिसाब से फटाफट बढ़ने लगेगा। तो स्टीपर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में थोड़ा ही अगर डोज बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स उसके हिसाब से बहुत बढ़ने लगेगा। और जबकि इसकी कंपैरिजन में ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे क्या है, ये स्टीप नहीं है, ये ऐसा नीचे की साइड है, ठीक है। तो इतना स्टीप नहीं है। स्टीप किसे कहते हैं, जो ऐसा ऐसा ज़्यादा स्टीप है, ये इसे स्टीप कहते हैं। सो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो ड्रग का यहाँ पे बताया गया है, ब्लू ड्रग का, वो उतना स्टीप नहीं है। तो यहाँ पे डोज बढ़ाएंगे तो भी रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इतना सारा भी आपने डोज बढ़ा दिया तो ये रिस्पॉन्स इतना ही बढ़ा है, जबकि इतने ही रिस्पॉन्स में जो हाइड्रोलाजिन का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो आप समझ रहे हैं कि सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का बहुत सारा डोज चाहिए और हाइड्रोलाजिन का बहुत ही कम डोज चाहिए। तो ये स्लोप के ऊपर से पता चलता है, जितना स्टीप हो डीआरसी उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है और हमको क्लिनिकली ध्यान रखना होता है। दूसरी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे थेराप्यूटिक इंडेक्स। और थेराप्यूटिक इंडेक्स पर पहुंचने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, एक तो ED50 और LD50। अब ED50 क्या है, ED50 का मतलब है इफेक्टिव डोज 50 और LD50 का मतलब है लीथल डोज 50। इफेक्टिव डोज 50 क्या है कि डोज कि जो प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है उसका हाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना डोज चाहिए, उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव डोज 50। और लॉजिकल है, इफेक्टिव एफिकेसी जो है हम कैसे डिसाइड करते हैं, हाइट से डिसाइड करते हैं। तो हाइट जो मैक्सिमम है उससे 50% का डोज किस 50% रिस्पॉन्स किस डोज पे क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डोज 50। तो ED50 मीन्स किसी भी ड्रग का जो होता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स से हाफ रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए जरूर होने वाला डोज। और LD50 क्या होता है, लीथल मीन्स जिससे एनिमल मर जाए। अगर वो डोज अगर हम कुछ एनिमल में देते हैं रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए और उस डोज से 50% ऑफ एनिमल मर जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे एक्सपेरिमेंट में 10 एनिमल्स पे हमने कोई स्टडी किया है और उसमें कोई डोज दिया कि जिससे 5 एनिमल मर गए, तो उस डोज को बोलते हैं हम लोग लीथल डोज। So lethal dose results in 50% of death in receiving drug in the animals. So LD50 और ED50 आपको पता चल गया, तो कोई भी ड्रग का ये दोनों चीज़ हमको उसके फार्माकोकाइनेटिक डेटा से मिल जाएगा। और अगर हम LD50 अपॉन ED50 करते हैं तो उसके ऊपर से हमें मिलेगा थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी। ये सेफ्टी का मेजर है, ड्रग की सेफ्टी कितनी है वो थेराप्यूटिक इंडेक्स बताती है, राइट। तो अगर कोई ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है मीन्स वो ज़्यादा सेफ ड्रग है। जैसे हमने थेराप्यूटिक विंडो के फिनोमेनन में देखा था, ये कुछ उसी के आजू बाजू ही कंसेप्ट है। थेराप्यूटिक विंडो क्या था कि एक तो उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट और उसकी एडवर्स इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बीच का जो विंडो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ड्रग सेफ है। अगर ये विंडो कम होगा तो वो ड्रग इतनी सेफ नहीं है। तो इसी के हिसाब से थेराप्यूटिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो ड्रग सेफ है और थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होगा वो ड्रग इतनी सेफ नहीं है। तो LD50 अपॉन ED50 इसके ऊपर से आप किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स मेजर ऑफ सेफ्टी है। जैसे यहाँ पे एक ड्रग जो लाल में दिखाई गई है और एक ड्रग जो ब्लू में दिखाई गई है, एक ड्रग के दो इफेक्ट है। ये जो इफेक्ट है, एक ड्रग लाल ड्रग का जो है वो है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, और ये जो ड्रग लाल ड्रग का है वो जो इफेक्ट है वो है एडवर्स इफेक्ट। तो ये दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, जबकि ब्लू ड्रग में गैप बहुत ही कम है। तो किसका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ, या थेराप्यूटिक विंडो ज़्यादा हुआ, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम हुआ। तो ये जो ड्रग है वो सेफ है और जो ब्लू वाली ड्रग है वो इतनी सेफ नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में मार्जिन बहुत ही कम है। तो इसके हिसाब से आप थेराप्यूटिक इंडेक्स ढूंढ सकते हैं। तो थेराप्यूटिक विंडो भी वही जैसे हमने समझा था, थेराप्यूटिक विंडो एक रेंज रहता है कि जिसमें एक विंडो क्रिएट होता है दो डोज के बीच में। एक डोज की जहाँ पे मिनिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट क्रिएट होती है, जहाँ से थेराप्यूटिक इफेक्ट होना शुरू होता है, इसके ऊपर से अब थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगी। और एक लेवल होता है जो है मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके ऊपर अब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएगी तो वो बहुत ही फैटल होगी। सो जितनी मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और मिनिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट के बीच का जो गैप रहता है, ये विंडो को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्माकोडायनेमिक में सेक्शन है वो है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो अगर वो दो ड्रग को हम कंबाइन करते हैं तो हम कैसे ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहली जो है चीज़ वो है सिनर्जिज्म। अब एज द नेम सजेस्ट सिनर्जिज्म मीन्स दो लोग साथ में मिल गए और उससे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगी, तो उससे सिनर्जिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक ड्रग जो है वो फैसिलिटेट करेगी या इंक्रीज करेगी दूसरी ड्रग को इफेक्ट को, दूसरी ड्रग को, और दोनों कंबाइन होकर ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो जिसे हम लोग सिनर्जिज्म बोलते हैं। वो भी दो टाइप की, एक होता है एडिटिव और दूसरा होता है सुपर एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है कि जैसे ड्रग ए और बी अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो उससे ए का इफेक्ट आएगा प्लस बी का इफेक्ट आएगा, दोनों का इफेक्ट सिंपली ऐड हो जाएगा। तो अगर ड्रग ए का इफेक्ट +1 है और ड्रग बी का इफेक्ट भी +1 है तो यहाँ पे जो टोटल इफेक्ट आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस ड्रग बी। सो ये एडिटिव इफेक्ट हो गया। सिंगल ड्रग देते तो +1 रिस्पॉन्स आता था, अगर दोनों कंबाइन करके देते तो दोनों का +1 ऐड होके +2 इफेक्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमने दो ड्रग कंबाइन करके दी, जिसे हम एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, सिंपल एडिशन। इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये अभी ड्रग्स नहीं लगेंगी, एक दो एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल पेन किलिंग की दो मेडिसिन है, कंबाइन करके देते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट आता है। नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन है, सेम वे एनेस्थेटिक एजेंट्स है। एम्लोडिपिन और एटेनोलॉल जो ब्लड प्रेशर में यूज़ होने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, एडिटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है सुपरा एडिटिव। सुपरा एडिटिव में क्या होता है, अगर ड्रग एक का इफेक्ट 1 है +1 है और ड्रग बी का इफेक्ट +1 है तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा +5। ठीक है, सो ए प्लस बी का जो इफेक्ट है वो ए प्लस बी के जो सिंपल इफेक्ट्स, सिंपल कैलकुलेटिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू मोर देन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। सो ड्रग ए का इफेक्ट अगर 1 है, बी का 1 है, तो इसका कंबाइन करने से इफेक्ट +5 जितना आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, 2 नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है दोनों को कंबाइन करने से। इसी को ये उसको बोलते हैं सुपरा एडिटिव और पोटेंशिएशन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में, कुछ याद रख सकते हैं, जैसे सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम, ये दोनों एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं और कंबाइन करने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट होता है। सेम वे कुछ ब्लड प्रेशर में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं, एड्रीनालिन एंड कोकेन है। सो लिवोडोपाइन, कार्बिडोपा कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं जिससे ऐसी सुप्रा एडिटिव और पोटेंशिएशन इफेक्ट्स क्रिएट होता है। तो अभी तक हमने तो देखा कि दो ड्रग कंबाइन होने से इवेंचुअली पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, या तो 1+1 2 हो गया या तो फिर 1+1 5 हो गया, लेकिन माइनस में या न्यूट्रल नहीं होता है। अभी हम जानेंगे एंटागोनिज्म, जिसमें क्या होता है, अगर एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ लिया जाए तो इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एंटागोनिज्म, वेयर वन ड्रग डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ अदर। एक ड्रग दूसरी ड्रग की इफेक्ट को नलीफाई करेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम एंटागोनिज्म। सो ये एंटागोनिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो एंटागोनिज्म में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू लेस देन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस ड्रग बी। तो एक ड्रग दूसरी ड्रग की इफेक्ट कम करता है। अब ये एंटागोनिज्म भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप है। पहला होता है फिजिकल एंटागोनिज्म। तो उसमें क्या होता है कि दो ड्रग्स फिजिकली कॉन्टैक्ट्स में आते हैं लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल चारकोल और कुछ टॉक्सिन्स हो गया। तो जो टॉक्सिन है उसको अब्जॉर्ब होना है, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ से अब्जॉर्ब होना है टॉक्सिन को। लेकिन अगर हम चारकोल दे देते हैं तो चारकोल उसको अब्जॉर्ब होने देगा नहीं। ठीक है, तो दोनों की अपोजिट प्रॉपर्टी है, टॉक्सिन को अब्जॉर्ब होना है लेकिन चारकोल अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है। सो उसे बोलते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल कांटेक्ट में आके दोनों अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं या इवेंचुअली नल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। दूसरा जो होता है वो केमिकल एंटागोनिज्म। दो जो एजेंट होते हैं या फिर दो ड्रग होते हैं वो एक दूसरे को चिलेट कर देते हैं, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे चिलेटिंग एजेंट, अगर कोई ड्रग की टॉक्सिसिटीज हो गई है, मेटल स्पेशली टॉक्सिक मेटल्स का टॉक्सिसिटी हो गया है, तो अगर उसमें हम ये चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, टॉक्सिक मेटल्स के साथ बहुत बाइंड करके उनको इनएक्टिव कर देंगे कंपाउंड को। तो इसे हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म, कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की मदद से दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे इफेक्ट। तीसरा जो होता है वो होता है
फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। तो उसमें क्या होता है कि दो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, दो ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑपोजिट मैकेनिज्म से, ऑपोजिट फंक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है हिस्टामिन। हिस्टामिन का काम है कि ब्रोंकियल मसल्स, जो ब्रोंकस के मसल्स है, उसको कंस्ट्रिक्ट करना। लेकिन हिस्टामिन कैसे काम करेगा ब्रोंकियल मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए? उसके हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स से काम करेगा। और एड्रेनालिन का काम है उससे ऑपोजिट, ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करना। लेकिन एड्रेनालिन कैसे काम करेगा? उसके एड्रेनालिन के उसके रिसेप्टर्स के थ्रू काम करेगा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू काम करेगा, ठीक है। तो वो अपने एड्रेनालिन अपने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स से काम करेगा, स्पेशली बीटा 2 रिसेप्टर्स से काम करेगा, और ये जो हिस्टामिन है अपने हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स से काम करेगा। सो दोनों अलग अलग रिसेप्टर्स है और ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही सिस्टम पे, किसके ऊपर? ब्रोंकियल मसल्स के ऊपर। तो इस टाइप के एंटागोनिज्म को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। और जो चौथा जो एंटागोनिज्म है वो होता है रिसेप्टर एंटागोनिज्म, और जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो रिसेप्टर एंटागोनिज्म होता है मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नाम से ही आपको पता चल गया हो कि कॉम्पिटिटिव मीन्स की कंपटीशन, कंपटीशन होता है। मीन्स की क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में एक ये रिसेप्टर्स की साइट होती है, यहाँ पे हमारी ये ड्रग जुड़ने वाली है रिसेप्टर्स की साइट ऊपर, लेकिन इस ड्रग को यहाँ पे जुड़ने नहीं देता है। कौन नहीं जुड़ने देता है? एक दूसरा एंटागोनिस्ट। तो ये हमारा एंटागोनिस्ट है, ये जो ड्रग है उसको यहाँ पे अटैच नहीं होने दे रहा है, तो इसे बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट बाइंड्स विथ सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट। सो एगोनिस्ट की वाला सेम ही रिसेप्टर्स पे ये अटैच होता है, और जिससे एगोनिस्ट काम नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट है वो अटैच हो जाता है और एगोनिस्ट यहाँ से दूर हो जाता है और एगोनिस्ट का काम नहीं हो पाता है। सो एंटागोनिस्ट बाइंड्स विथ सेम रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ये हमारा एगोनिस्ट है, ये हमारा एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट रिजेंबल्स केमिकली विद द एगोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट थोड़ा केमिकली एक दूसरे के साथ रिजेंबल्स भी करते हैं। अभी ये दो पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जैसे ये साइट है कि जहाँ पे हमारा एगोनिस्ट बाइंड होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट रहता है ये इस साइड पे बाइंड नहीं होता, ये कोई दूसरी ही साइड पे जाके बाइंड कर देता है, लेकिन दैट इवेंचुअली प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन दैट रिसेप्टर। सो उससे क्या होता है कि अगर एगोनिस्ट बाइंड भी हो गया यहाँ पे तो उसका जो एक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है। सो एंटागोनिस्ट दूसरी जगह पे दूसरे रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है एंड प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ दैट एगोनिस्ट। तो इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड के लिए कंपटीशन नहीं हो रही है, यहाँ पे सेम साइड के लिए कंपटीशन हो रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट रिजेंबल भी नहीं करते हैं, क्योंकि एंटागोनिस्ट तो दूसरी साइड पे बाइंड होता है, यहाँ पे एगोनिस्ट दूसरी साइड पे बाइंड होता है। अभी ये दोनों का डिफरेंस समझते हैं हम डीआरसी से। तो डीआरसी में क्या डिफरेंस रहता है? सो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट कॉम्पिटिटिव में, तो जैसे हम एंटागोनिस्ट का डोज बढ़ाने लगते हैं, जैसे हम एंटागोनिस्ट का डोज बढ़ाने लगते हैं, एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स कम होने लगता है। लेकिन कैसे कम होता है कि यहाँ पे जो एगोनिस्ट का जो डोज रिस्पॉन्स का पहले हमने दिखा था जो ए था, अब वो हो जाएगा राइट साइड शिफ्ट। अगर फिर एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अब और भी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एगोनिस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो उसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, उसका पोटेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, रिस्पॉन्स पहले जो रिस्पॉन्स था ये था एगोनिस्ट का, और अगर एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिस्पॉन्स फ्लैटन हो जाएगा, डीआरसी फ्लैटन हो जाएगा। अभी और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो डीआरसी और फ्लैटन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज और फ्लैटनिंग ऑफ डीआरसी होता है, और उसे बोलते हैं डिक्रीज इन द एफिकेसी। तो ये समझना जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव में पोटेंसी कम होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव में एफिकेसी कम होता है, फ्लैटनिंग होता है। दूसरी बात जो कॉम्पिटिटिव में होता है वो सरमाउंटेबल एंटागोनिज्म होता है। सरमाउंटेबल मीन्स यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एंटागोनिस्ट जो है वो आके यहाँ पे बैठ गया है और एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स क्रिएट अब नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर हम एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एगोनिस्ट ला देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि अब ये जो एगोनिस्ट है एंटागोनिस्ट को किक ऑफ कर देंगे और फिर से रिस्पॉन्स जनरेट होने लगेगा। तो उसे बोलते हैं सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल मीन्स हम एंटागोनिस्ट को हटा सकते हैं उसकी साइड पे से, और अगर एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो हम एंटागोनिस्ट को हटा के अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनसरमाउंटेबल। आप कितना भी एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होने देने वाला। ठीक है, तो ये नॉन सरमाउंटेबल और अनसरमाउंटेबल होता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों के ऊपर होता है। सिंपली शब्दों में लिखे तो अगर एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एंटागोनिस्ट की इफेक्ट कम हो जाएगी, अगर एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एगोनिस्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है और ये उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नॉन कॉम्पिटिटिव में नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन एंड एट्रोपिन, मॉर्फिन एंड नैलोक्सिन, और इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है डायजेपाम एंड बिक्यूक्यूलिन। तो ये डिफरेंस है जो आपको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में रहता है। अभी एक तीसरे टाइप का एक एंटागोनिज्म भी जानना जरूरी होता है, जो एक टाइप का नॉन कॉम्पिटिटिव ही है लेकिन उसको नॉन इक्विलिब्रियम या फिर इरिवर्सिबल भी कहते हैं। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का ही एक पार्ट है। सो इट्स अ टाइप ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, जिसमें क्या होता है कि जो एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर्स के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाता है। तो क्या होता है कि उसको डिसोशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ होता है कि इनिशियली अगर हम एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डीआरसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और बढ़ाएंगे तो उसके बाद फ्लैटनिंग भी होगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट, इनिशियली राइट साइड शिफ्ट डीआरसी और फिर फ्लैटनिंग ऑफ डीआरसी इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट। तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और वो एंटागोनिज्म जो ये होता है अगर एंटागोनिस्ट रिसेप्टर्स के साथ बहुत ही कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड हो जाए तभी होता है। और इसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, उसका एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामिन, एक जो ड्रग है जो अल्फा रिसेप्टर्स के साथ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना के बाइंड हो जाती है, और उसे नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म भी कहते हैं। तो ये एंटागोनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप याद रख सकते हैं।